जी हां दोस्तों, मोदी और शाह को मुंह पर ही सुभाष चंद्र बोस के पोते ने सुनाई खरी खरी। गणतंत्र दिवस के मौके पर भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसा क्या हुआ कि देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह मुंह देखते रह गए। आखिर सुभाष चंद्र बोस के पोते ने क्यों लिखा डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट? आखिर मोदी और शाह ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसा क्या किया जिसकी बुनियाद पर उन्हें वो सुनना पड़ा जिसकी कल्पना पूरे बीजेपी ने नहीं की होगी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, एक ऐसा दिन जिस दिन पूरा देश संवैधानिक मूल्यों को याद कर रहा है, जिस दिन हर कोई ये कह रहा है कि अगर संविधान ना होता तो यहां पर सबको समानता कैसे मिलती। हर कोई गणतंत्र दिवस को लेकर के देश को आजादी दिलाने वाले और इस देश को संविधान दिलाने वाले लोगों ने, संविधान से चलने वाले इस देश के प्रति हर किसी ने मन के अंदर एक नया उत्साह जगाया और एक दूसरे को बधाइयां दी। मगर दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने जो कुछ कहा और वो सीधे सीधे मोदी और शाह के मुंह पर, वो दरअसल मौजूदा वक्त के 11-12 वर्षों की राजनीति पर एक करारा तमाचा है। उन्होंने निशाना साधते हुए मोदी और शाह को ट्वीट पर लिखा डेमोक्रेसी अंडर डेथ। जाहिर तौर पर यह यूं ही नहीं लिखा गया। इसी बात को तो बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलते आ रहे हैं, मगर क्या होता है, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। मगर गणतंत्र दिवस के इस मौके पर जब नेताजी के पोते ने यह कहा डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता चूत नहीं कर पाया। और इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा था वो भी आपको बता देते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कमेंटेटर ये मानते हैं कि सबको साथ लेकर चलने वाली और सेकुलर सोच भारत के कॉन्सेप्ट को ही बचा सकती है। बांटने वाली कम्युनल पॉलिटिक्स का हम विरोध करते हैं। ये किसने कहा था? इन्हीं चंद्र कुमार बोस ने, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं। तो क्या इस देश को आजादी दिलाने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक और संवैधानिक बनाने वाले नेताजी बोस के पोते को, मोदी शाह की सरकार को अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कार्यों का विरोध करना मोदी शाह को इतना चुभा कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से कटवा दिया? देखिए, खुद नेताजी के पोते ने ट्वीट करके अपनी पीड़ा किस तौर पर व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा, ना तो मैंने कोई गलती की और ना ही 2002 के लिंक कॉलम को बिना किसी कारण के खाली छोड़ा। 2002 एसआईआर के इसी द्वारा दी गई लिस्ट में एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय मेरा नाम नहीं था, इसलिए मुझे इसे खाली छोड़ने के लिए कहा गया। बाद में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के बाद मेरा नाम 2002 एसआईआर की दूसरी लिस्ट में मिला। मैंने इस जानकारी को अपडेट करने का अनुरोध किया था, लेकिन जाहिर है यह संभव नहीं था। एन्यूमरेशन फॉर्म को अपडेट करने से यह पूरी तरीके से भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता था। कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग दिए बिना जल्दबाजी में बनाया गया एक खराब सिस्टम तबाही मचा रहा है। वैसे भी मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन मुझे यह देख करके दिक्कत होती है कि बुजुर्ग वोटर लाइन में खड़े होकर बीमार पड़ रहे हैं। एक कुशल सिस्टम वोटरों को इस तरह की असुविधा से बचा सकता था। उम्मीद है कि अगली बार जब एसआईआर होगा तो इसे और अधिक प्रोफेशनल तरीके से किया जाएगा। जय हिंद। दोस्तों, ये लंबी चौड़ी पोस्ट सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस की है। मोदी शाह को दरअसल एक तरीके से आईना दिखाते हुए कि हमारे देश के, इस देश के महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे करके, आहुति दे करके, सब कुछ निछावर करके इस देश को आजाद कराया। और इस देश को कैसे चलाना है, कैसे इस देश को चलना है, उसके लिए संविधान बनाया। मगर इस देश में आज हो क्या रहा है? इस देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें ज्यादातर चीजें अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये महज सुभाष चंद्र बोस के पोते की बात नहीं है। आपने देखा किस तौर पर अभी विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
अमृता सेन के साथ में क्या क्या इस चुनाव आयोग ने, मोदी शाह के साथ गलबहियां करने वाले चुनाव आयोग ने उनको भी नोटिस जारी कर दिया। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते को यह साबित करना पड़ेगा कि उस देश की नागरिक है या नहीं है। अमृता सेन जो किसी भी देश में जाकर के रह सकते हैं, उनको कोई भी देश अपनी नागरिकता दे सकता है, भले ही वो अमेरिका में रहते हो, भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं। उनको किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि इनकी भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इस देश को सपेरों के युग में ले जाने वाली ये पूरी की पूरी फौज दरअसल क्या कर रही है, आपको आगे बताते हैं। इसीलिए राहुल कृष्णनी ने मोदी शाह को आईना दिखाते हुए ऐसा तीखा प्रहार किया जिससे पूरी बीजेपी और उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस दिल मिला गई। नरेंद्र मोदी ने एक न्यू इंडिया बनाया है। इस न्यू इंडिया में शंकराचार्य ये साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं, नागरिक ये साबित करें कि वो नागरिक हैं, वोटर ये साबित करें कि वो वोटर हैं, अरावली ये साबित करें कि वो पहाड़ हैं, मुसलमान ये साबित करें कि वो हिंदुस्तानी हैं, गरीब ये साबित करें कि वो गरीब हैं, पीड़ित ये साबित करें कि वो पीड़ित हैं, दलित ये साबित करें कि वो बराबर हैं, आदिवासी ये साबित करें कि जंगल उनका घर है, दिव्यांग ये साबित करें कि वो दिव्यांग हैं, छात्र ये साबित करें कि वो अर्बन नक्सल नहीं है, किसान ये साबित करें कि वो खालिस्तानी नहीं है, एनजीओ ये साबित करें कि वो विदेशी एजेंट नहीं है, जज ये साबित करें कि वो सरकार विरोधी नहीं है, सवाल ये साबित करें कि वो साजिश नहीं है, आलोचना ये साबित करे कि वो गुनाह नहीं है, डेटा ये साबित करे कि वो सरकार विरोधी नहीं है, इतिहास ये साबित करे कि वो सच है, संविधान ये साबित करे कि उसकी जरूरत है, देश ये साबित करे कि वो बीजेपी से बड़ा है और लोकतंत्र ये साबित करे कि वो आज भी जिंदा है। बस सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्तों को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो महामूर्ख हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये यूं ही नहीं हुआ, बाकायदा इसके पीछे साजिश रही। बीते 100 वर्षों से बाकायदा रणनीति के तहत बीजेपी के मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की स्थापना ही इसीलिए उन कायरों ने की थी कि मुस्लिमों को कॉर्नर करके, दलितों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लोगों को कॉर्नर करके, हिंदू हिंदू करके उनका सिर्फ वोट लिया जाए। दोस्तों, मैंने कायर इसलिए कहा क्योंकि अगर संघ के महापुरुषों हेडगेवार, गोलवलकर और ऐसे ही सावरकर की मानसिकता अगर मुस्लिम विरोधी ना होती तो फिर उनकी किताबों में मुस्लिमों के लिए जहर नहीं होता, मुस्लिम दुश्मनी में ऐसे पगलाकर अपनी किताबों में अपना अनाप शनाप उन्होंने नहीं लिखे होते। और अब बीते 11 वर्षों से खुलेआम उसी 100 साल पहले से चले आ रहे एजेंडे को और उत्पात के साथ गुंडई करके ये लोग अपना रहे हैं, चला रहे हैं। देखिए, एक तरफ देश संविधान के गुणगान में लगा था, उधर संघियों और भाजपाइयों के ये गुर्गे क्या कर रहे थे। चलो तोड़ पहले रखता मार पे सबसे पहले कोने पे मार विकास सबसे पहले को मार बड़े वाले पे मार, देख के मार, मार इसे देख के मार, मार मार देख के दिखाना दिखाना लगे ना किसी को। हटा विकास, हटा ये पीछे ना और सही अरे पीछे जाओ, हटे ना दोस्तों, भारत में इस वक्त मुसलमान होने की कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब वो प्रायः हर मुसलमान को देनी ही पड़ती है। हालांकि आज़ादी के बाद से मुसलमानों को लगभग नियमित अंतराल पर सामूहिक हिंसा झेलनी पड़ती रही, लेकिन पहली बार उनके खिलाफ हिंसा का रुख और रूप कैसे बदला इस राज्य में आपने देखा। और न सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ
बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ जो सत्ता के सामने छाती ठोक कर खड़े होने की कोशिश करते हैं। अब एक अकेले मुसलमान को भी नहीं मालूम कि उसके साथ कब क्या हो जाए। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस पर सो रहे उन 4 मुसलमानों को क्या मालूम था कि मुसाफिरों की हिफाजत करने वाला एक पुलिसकर्मी उनका नाम पूछकर उन्हें मार डालेगा। एक मुसलमान औरत ने अपनी रेल यात्रा के बारे में लिखा। एक बच्चे ने उनके पति से पूछा कि क्या वो मुसलमान है, और फौरन कहा कि मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए। इस किस्म की जहर वाली फितरत मानसिकता आई कहां से? इस वक्त मुसलमानों का सबसे अधिक साबका कानून से पड़ रहा है। नफरत अंगेज भाषण, प्रचार, गिरफ्तारियां, जमानत, बुलडोजर की धमकियां, बुलडोजर, जुल्म, रोजगार पर हमला, शारीरिक हिंसा, हत्या। मुसलमान इस शाब्दिक और शारीरिक हिंसा का मुकाबला अदालत में कर रहे हैं। अदालत जाना आसान नहीं है। तमाम धमकियों भय के बीच में अदालत जाने के लिए खास किस्म की हिम्मत चाहिए, और इंसाफ के लिए सालों साल अदालत में टिके रहने के लिए खास किस्म का धीरज चाहिए। और बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि इस देश में जो भी संघ और भाजपा की मानसिकता का विरोध करेगा, उन सब के साथ यही स्थिति पैदा की जा रही है। इसीलिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने जो कुछ लिखा कि डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, जाहिर तौर पर वो यूं ही नहीं है। 11 वर्षों से देश इसका गवाह है। अपनी राय जरूर लिखें।